हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तौकीर आलम एंड स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल स्कोरर स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 6 का जो लाइफ प्रोसेस था उसका सेकेंड पार्ट लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, रिस्पायरेशन से रिलेटेड जितने भी डाउट है वो क्रिस्टल क्लियर होगा। ओके, तो वीडियो में आप बने रहिए और वीडियो को इंजॉय करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज रिस्पायरेशन। ओके, तो जनरली रिस्पायरेशन मीन्स हम लोग बचपन में समझते थे कि टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यानी ब्रीथिंग करना। टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिस्पायरेशन बोलते हैं। हालांकि यहाँ तक तो ठीक है कि रिस्पायरेशन मतलब है ब्रीथिंग करना, लेकिन साथ ही साथ इसके अलावा भी जो प्रोसेस है यानी कि एनर्जी का फॉर्मेशन, ये भी प्रोसेस रिस्पायरेशन के अंदर आता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो इसमें दो प्रोसेस आएगा। फर्स्ट प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग of oxygen and releasing of CO2। ओके, तो रिस्पायरेशन में ये प्रोसेस होता है। इसको हम लोग जनरली ब्रीथिंग बोलते हैं। ठीक है, दिस इज ब्रीथिंग। इसके साथ ही साथ हमने डाइजेशन में क्या पढ़ा? डाइजेशन में हमने ये पढ़ा कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है वह सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। ठीक है, तो ये क्या है? ग्लूकोज एक सिंपल सब्सटेंस है। अब यहाँ पे ग्लूकोज से हमें एनर्जी प्राप्त करना है। ठीक है, अब इस सिंपल सब्सटेंस से हमें चाहिए एनर्जी। ठीक है, यानी ग्लूकोज से अब चाहिए एनर्जी, तो इसको हमें देना पड़ेगा ऑक्सीजन। इसको जलाना पड़ेगा और जलाने के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये ग्लूकोज ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा और ये ब्रेक हो जाएगा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी। और इस एनर्जी का हम लोग यूज फिजिकल एक्टिविटीज में कर लेते हैं। ठीक है, पढ़ने में, दौड़ने में, कूदने में, ऑल फिजिकल एक्टिविटीज में इस एनर्जी का यूज करते हैं। यानी कि डाइजेशन के साथ ही साथ रिस्पायरेशन का भी बहुत ज़्यादा रोल है। किस लिए? तो फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में। ओके, तो चलिए हमारा सेकेंड पॉइंट यही होगा कि ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल सब्सटेंस, जो कि क्या है? फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, एनर्जी इनसाइड सेल। ठीक है, कहाँ पे? तो सेल के अंदर ये प्रोसेस होता है। ठीक है, चूंकि ये प्रोसेस ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल सब्सटेंस इनसाइड सेल होता है, देयरफॉर दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक, ये दोनों के दोनों प्रोसेस ब्रीथिंग और सेलुलर प्रोसेस रिस्पायरेशन के अंदर आता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पाथवे ऑफ ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज। मीन्स कि ग्लूकोज कितने तरीके से ब्रेक होकर एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज हम लोग जानते हैं कि ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ओके, तो ये ग्लूकोज सेल के साइटोप्लाज्म में
ब्रेक हो जाता है पायरुवेट में, ये सिंपली ब्रेक हो जाएगा विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। कहाँ पे ब्रेक होगा? तो साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म में क्या होता है? तो ये हो गया सेल, ठीक है। सेल का जो आउटर लेयर होता है, सेल का जो आउटर लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेंटर होता है सेल का सेंटर, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो लिक्विड होता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म में ही ये डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज यानी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज स्टार्ट हो जाता है, और ये ब्रेक हो जाता है पायरुवेट में, यानी सिंपल हो जाता है पायरुवेट में। ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ओके, इसके साथ ही साथ एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है पायरुवेट इन साइटोप्लाज्म में, पायरुवेट और प्लस एनर्जी रिलीज होती है। अब इसके बाद ये जो पायरुवेट है वो कई तरीके से एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। फर्स्ट तरीका ये है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और ये कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या बनाएगा? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है और साथ ही साथ एनर्जी मिलता है, और ये एनर्जी जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में मिलता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कितना है? 38 एटीपी। एटीपी क्या है? तो ये करेंसी ऑफ एनर्जी है, ठीक है, करेंसी ऑफ एनर्जी है, यानी कि जो एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है उस एनर्जी का यूनिट है एटीपी, और एटीपी के फॉर्म में ही एनर्जी स्टोर होता है, और ये स्टोर कहाँ पे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज यानी कि पायरुवेट ब्रेक हो रहा है तो बनाता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी, ठीक है। ये कब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन? जब जैसे एथलीट जब दौड़ता है तो उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और ये एनर्जी और ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा, एनर्जी और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो एथलीट चलिए इसको देखते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब एथलीट भागता है तो उसे भागने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन उसके सेल में जाएगा तभी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मसल सेल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से डायरेक्ट ये जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और एनर्जी मिल जाता है जिससे एथलीट भाग पाता है, ठीक है। थर्ड हमारा है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन ही ना हो। तो जब ऑक्सीजन ही ना हो तो ये जो पायरुवेट है वह कन्वर्ट हो जाता है एथेनॉल। ये जो है ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसका फार्मूला आप जानते होंगे, C2H5OH होता है, ठीक है। ये जो लैक्टिक एसिड है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ये कहाँ पे होता है? ईस्ट में होता है, ओके। यानी कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसमें प्रोड्यूस होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में पायरुवेट ब्रेक होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये कई सारा पाथवे है जिससे कि ग्लूकोज यानी कि पायरुवेट ब्रेक होकर एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। इसमें हम 2 टाइप पढ़ेंगे, फर्स्ट एरोबिक, सेकेंड एनएरोबिक, ठीक है।
ये नाम से क्लियर है, एरोबिक। एरोबिक यानी कि प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। एन एरोबिक रिस्पायरेशंस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या होगा, एन एरोबिक इट इज टेक प्लेस इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। टेक प्लेस ये होगा ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एरोबिक रिस्पायरेशंस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक ना। ये कहां पे होगा, इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। नेक्स्ट है जब एरोबिक रिस्पायरेशन होगा तो इसमें जो एंड प्रोडक्ट बनेगा, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो होता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें एंड प्रोडक्ट क्या क्या होगा, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें एंड प्रोडक्ट कौन कौन से, लैक्टिक एसिड और एल्कोहल, ठीक है। जिसे एथेनॉल होगा, लिख देते हैं एल्कोहल, ठीक है। तो ये हो गया एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एरोबिक रिस्पायरेशंस में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। क्योंकि इसमें एयर बहुत ज़्यादा, एयर के प्रेजेंस में होता है, जिससे कि ग्लूकोज बहुत ज़्यादा ब्रेक होता है और एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इसमें बोल सकते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। इसमें देखिए एयर का ही प्रेजेंस नहीं है, अब्सेंस ऑफ एयर में होता है तो एनर्जी ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पढ़ा क्या, टाइप ऑफ रिस्पायरेशन, जिसमें एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पायरेशंस को देखा। एरोबिक मीन्स अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनएरोबिक मीन्स, सॉरी उल्टा हो गया, एरोबिक मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनएरोबिक मीन्स अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, और एनएरोबिक होगा साइटोप्लाज्म में। इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका फाइनल प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड और एल्कोहल है। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है और इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। चलिए समझते हैं इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ओके। तो व्हाट इज इनहेलेशन, नाम से क्लियर है, इन यानी कि टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज इनहेलेशन। व्हाट इज एक्सहेलेशन, तो रिमूविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन, ओके। इसके बाद इसका पहले पॉइंट लिख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यानी क्या लिख सकते हैं, intake of oxygen is inhalation, removal of carbon dioxide is exhalation। मतलब सांस लेना,
इज इनहलेशन और सांस छोड़ना एक्सलेशन। ओके, ये बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट है, जब हम सांस लेते हैं, जब इनहलेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें जो लंग है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, लंग बढ़ जाता है, तो इसमें बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ लंग क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या वॉल्यूम ऑफ लंग डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जब हम सांस लेते हैं तो इस टाइम जो रिब्स है वह ऊपर की ओर उठता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं यहाँ पे रिब्स लेफ्ट अप। यहां पे लिख सकते हैं एक्सेलेशन में जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो रिब्स नीचे की ओर मूव होता है, यानी कि लिख सकते हैं रिब्स मूव डाउनवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डायफ्राम डायफ्रागम बिकम फ्लैट। ठीक है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो डायफ्रागम होता है, अभी हम लोग पूरा देखेंगे, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में देखेंगे कि क्या होता है डायफ्रागम, क्या होता है रिब्स, सभी के बारे में हम अभी डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लीजिए अभी कि जो डायफ्रागम होता है वह फ्लैट हो जाता है। जब सांस लेते हैं तो वह फ्लैट हो जाता है, जब सांस छोड़ना होता है तो डोम शेप का हो जाता है, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा डोम शेप का, डोम शेप का मतलब क्या, इस तरह से हो जाएगा। ये फ्लैट है, जब एयर को छोड़ना होगा तो इसको ये दबाएगा, एयर ये बाहर की ओर होगा। ये जो शेप हुआ इसको बोलेंगे डोम शेप। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे कि ह्यूमंस किस तरह से रिस्पायरेशन करते हैं। ठीक है, मतलब कि हम किस तरह से सांस लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम इसके डिफरेंट आर्गन्स को समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट है नेसल पैसेज। ठीक है, नेसल पैसेज का मतलब जिस ओपनिंग के थ्रू हम सांस को अंदर लेते हैं वो है नेसल कैविटी, जहाँ से हम सांस लेते हैं। ठीक है, ये जो मसल्स जिससे नोज बना होता है उस मसल को हम लोग बोलते हैं नेसल कैविटी। इसके अंदर जब जाएंगे, उसके नीचे जब जाएंगे तो माउथ का भी मसल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं माउथ कैविटी। ठीक है, ये माउथ वाला कैविटी है। इसके जस्ट नीचे आएंगे तो जो ये पाइप है इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे आएंगे तो ये हिंदी में इसको कंठ बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में इसको लैरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, इसके जस्ट नीचे जैसे ही नीचे आएंगे तो ये रिंग के शेप का कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ट्राइकिया बोलते हैं। ठीक है, इसका जो शेप होता है रिंग शेप का होता है, या आप बोल सकते हैं कि इसका शेप जो होता है सी शेप का होता है। सी शेप मीन्स इस तरह से होगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से ये होता है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे आएंगे तो ये जो पाइप है वो दो पार्ट में बढ़ जाता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं, एक ये हो गया पार्ट, दूसरा ये पार्ट हो गया। ठीक है,
इसका नाम, इस ब्रांच को नाम दिया गया है जिसे बोलते हैं ब्रॉन्ची। ठीक है, ब्रॉन्ची। जब इसके अंदर आएंगे, किसी एक लंग के अंदर आएंगे, सपोज दैट इसमें आते हैं, तो इस ब्रांच के बाद भी कई सारे ब्रांच होते हैं, सब ब्रांच होते हैं। ठीक है, ब्रांच के बाद भी सब ब्रांच होते हैं, जिसे इन सब ब्रांच को, ये जैसे हो गया, ये ब्रांच है मेन ब्रांच, इसमें भी कई ब्रांच होते हैं। ठीक है, कई ब्रांच होते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं ब्रांच चाइल्ड, ब्रांच चाइल्ड्स, ब्रांच चाइल्ड्स। ठीक है, अब ब्रांच चाइल्ड्स के टॉप पे बैल्यून लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल बैल्यून लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम एल्वली बोलते हैं। मतलब यहाँ पे ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये क्या है, एल्वली। ठीक है, एल्वली। यहाँ पे एल्वली का डायग्राम यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको छोटे छोटे बैल्यून लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एल्वली। ठीक है, ये आपका लंग है, और लंग के ऊपर जो हड्डियां होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं रिब्स। ठीक है, और ये सबसे निचला पार्ट, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायफ्रेगम। डायफ्रेगम का काम क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्रेगम फ्लैट हो जाता है। ठीक है, जब सांस छोड़ना होता है तो ये डायफ्रेगम डोम शेप का होता है, जिससे कि जो सांस है, जो एयर है, वो बाहर की ओर आता है। ठीक है, इतना आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम इसके बाद ये देखते हैं, बारी बारी से ये प्रोसेस देखते हैं कि रिस्पायरेशंस में के दौरान जो एयर है, यानी ऑक्सीजन, किस तरह से किन किन पाथ के थ्रू वो ट्रेवल करता है। ठीक, तो सबसे पहले ये है नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल का मीन्स नाक। एयर कहाँ से पास होगा, नाक से पास होगा मेनली। ठीक है, मुंह से भी पास होता है, लेकिन मेनली सांस हम लोग लेते हैं नोज से। ठीक है, इसके बाद ये नेसल पैसेज में आएगा, यानी कि जो नाक के अंदर जो ओपनिंग है उसमें जाएगा। इसके बाद ये आ जाएगा नेसल कैविटी। ये भी नाक का जो अंदर की मसल है उसको नेसल कैविटी बोलते हैं। इसके जस्ट नीचे आएंगे, उसको बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक है, मतलब जो हमारा ये यहाँ का जो कंठ है, इसके ऊपर का जो पाइप है उसको बोलते हैं फेरिंग्स। डायग्राम में यहाँ पे शो किया गया है, आप देख सकते हैं। इसके नीचे ये जो है, ये लैरिंग्स है। ये क्या, इसको बोलते हैं हिंदी में कंठ बोलते हैं। ठीक है, ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है, ये सी शेप का होता है, रिंग शेप का बोल सकते हैं, या सी शेप का। ठीक है, ये होता है सी शेप का। जब ये ट्रैकिया से नीचे जाएंगे, तो ट्रैकिया से जैसे ही नीचे जाएंगे तो ये दो ब्रांच में स्प्लिट हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रांची। ठीक है, और ये ब्रांची भी कई टाइप के ब्रांच में, डिफरेंट ब्रांच में स्प्लिट हो जाता है, जिसे ब्रोंचाइल्स बोलते हैं। ठीक है, और ब्रोंचाइल्स के टिप पे प्रेजेंट होता है एल्वली। ये क्या होता है, गुब्बारे लाइक का होता है, जो कि एक्सपेंड होता है। जब एयर उसमें पास होता है लंग में, तो वो एक्सपेंड होता है, और वो फिर जब एयर रिलीज होता है तो वह कॉन्ट्रैक्ट होता है। अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये एल्वली में होता है ब्लड कैपिलरीज, जिसमें प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। इसका काम क्या है, तो इसका काम है ब्लड कैपिलरीज, यानी कि जिसमें होता है हीमोग्लोबिन। इसका काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना। अभी चलिए इसको हम थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। और ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि ये ब्रोंची से लेकर ये ब्लड कैपिलरीज तक, ये लंग के अंदर आता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं। चलिए, ये देखिए हमने बनाया है एल्वली। ये क्या है, बैल्यून लाइक स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे बैल्यून लाइक स्ट्रक्चर है। इसका फंक्शन क्या है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, यानी कि ब्लड का कैपिलरीज हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ये सिंबल है हीमोग्लोबिन का। ठीक है,
इसका काम क्या है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग डाइजेशन के बाद का जो प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज होता है, सिंपल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ले लेते हैं C6H12O6, दिस इज फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो इसको चाहिए ऑक्सीजन, कौन लेता है ऑक्सीजन, तो हीमोग्लोबिन के थ्रू एल्वेली एक्सपेंड हो जाएगा जब ऑक्सीजन उसके अंदर जाएगा। ठीक, अब ये जब ऑक्सीजन के साथ ये ग्लूकोज रिएक्ट करता है तो पता ही है क्या होगा, जलने लगेगा, और जलेगा तो क्या देगा, एनर्जी। ठीक है, यानी कि पहले H2O, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर आपका बनेगा एनर्जी। तो इस तरह से एनर्जी का फॉर्मेशन ग्लूकोज से हो जाता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये गैस पास हो जाता है फिर से, देखिए ये प्रोसेस एक बार तो ये ऑक्सीजन गया इस तरह से नोस्ट्रिल पैसेज से होकर ब्लड कैपिलरीज तक, और यहाँ पर ये जो ब्लड कैपिलरीज है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद जो ऑल पार्ट ऑफ बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस आता है लंग तक, उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है। ठीक है, एक्सेप्ट करके उसको ऊपर की ओर नोस्ट्रिल से बाईपास कर देता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा ओवरऑल ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम हमने देख चुका है। आशा करता हूं कि रिस्पायरेशन से आपका सारा डाउट क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अगला टॉपिक हमारा होगा इस चैप्टर का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशंस, और इसमें ट्रांसपोर्टेशन पे आएगा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम्स। ठीक है, इसमें हार्ट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, वीडियो का इंतजार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।